MA फाइनल पेपर 7 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निष्कासन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। धन निष्कासन क्या था? भारत से जो धन का निष्कासन होता था और जो धन इंग्लैंड चला जाता था, वो जो प्रक्रिया थी उसमें क्या क्या चीज़ आती थी, कैसे भारत का धन बाहर जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, और वो इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी को, इंग्लैंड की उत्पादकता को, इंग्लैंड की समृद्धि को बढ़ा रहा था। ये मैंने आपको बताया था। देखिए, धन निष्कासन जो था, प्लासी के युद्ध के बाद से ही, प्लासी का जब युद्ध हुआ उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, ये आपने पढ़ा है अपने आधुनिक भारत के इतिहास में। तो देखिए, वहीं से ही कंपनी ने भारत में लूट के युग की शुरुआत कर दी थी। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के पास बंगाल की पूरी जमींदारी आ गई थी और बंगाल का शासन भी आ गया था। तो कंपनी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बिना एक औंस सोना खर्च किए बिना वो समूचे भारत का व्यापार करने में सफल हो गई थी। प्रोफेसर जो MS जैन है, जिन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वह धन जो भारत से बाहर इंग्लैंड जाता था तथा जिसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता था, वही धन निष्कासन कहलाता था। अब आप ये देखिए कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था क्या, धन निष्कासन क्या था और कैसे होते थे। 1700 ईस्वी में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, वो इस 17वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति अत्यधिक अच्छी थी। भारत में हर तरफ से धन आने का साधन था, जाने का साधन नहीं था। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज जो थे एक के बाद युद्ध जीतते गए, वहाँ से सोना और चांदी जो था वो सब बाहर निकालने का रास्ता उन लोगों ने ढूंढ लिया। इस प्रकार भारत जो सबसे धनी प्रदेश था वो धीरे धीरे कर्ज में डूब गया और बहुत एक गरीब देश हो गया। दादा भाई नौरोजी जो है, उन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है कि ब्रिटिश शासन की लोक उपकारी प्रवृत्ति की चर्चा तो कल्पित कहानी है ना। बार बार हम ये बात करते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए तो ये हुआ, रेलवे शुरू हुआ, डाक खाना शुरू हुआ, टेलीग्राफ शुरू हुआ, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, हमारे यहाँ एजुकेशन हुआ। पर हम कभी ये डिस्कस नहीं करते कि उनके आने से हमें जो आर्थिक हानि हुई वो कितनी हुई। और शुरू में लोगों को इस आर्थिक हानि का किसी भी प्रकार से कोई पता नहीं था कि भारत से धीरे धीरे धन निष्कासन हो रहा था। मतलब गंगा नदी से जो पानी था वो पूरा आप ऐसे सोच लिए, एक पूरे स्पंज में गंगा नदी का पानी लेके टेम्स नदी के किनारे जाकर उसको छोड़ा जा रहा था। तो धीरे धीरे इस तरह से हमारा पूरा धन का निष्कासन इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने ये लिखा था कि उनकी लोक उपकारी प्रवृत्ति की तो हम चर्चा करते हैं और वो केवल एक कल्पित कहानी है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी इन्होंने नहीं किया। इस शासन की सही प्रकृति तो देशवासियों का रक्त चूसना था। अपनी सरकार के बिना भारतीय वर्तमान आर्थिक निकासी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी शासकीय उपाय उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है भारत की निर्धनता को रोकने में। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने सबसे पहले, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखी अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यही बात लिखी है कि वो जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा है। मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे, डाक, टेलीग्राम, एजुकेशन, रेवेन्यू सिस्टम, लॉ सिस्टम, इन सबको उन्होंने डेवलप किया। किंतु इसके पीछे क्या मूल मकसद था? देखिए, वो सिर्फ अपना काम करना चाहते थे। उन्होंने मूल रूप से, उनका काम था भारत से धन को चूसना।
क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो गया था। और दादा भाई नौरोजी ने ये भी लिखा है कि उनका कोई भी आर्थिक उपाय, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेप है, वो इस बात से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता है जब तक कि हमारा शासन नहीं हो। क्योंकि वो लोग जो भी करेंगे, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुधार करते हैं, लैंड रेवेन्यू में कोई सुधार करते हैं या अन्य कोई सुधार करते हैं, तो वो जो सुधार है वो उनके लिए उपयोगी होंगे, हमारे लिए कदापि उपयोगी नहीं होंगे। तो उनका ये कहना था कि जब तक हमारा शासन नहीं होगा तब तक कोई भी शासकीय उपाय भारत की निर्धनता को और ड्रेन ऑफ वेल्थ को, धन के निष्कासन को नहीं रोक पाएगा। इसी तरह देखिए, एक और इतिहासकार थे डॉक्टर भट्टाचार्य, उन्होंने भी लिखा है कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता तथा फिर वही धन भारत को ऋण के रूप में दे दिया जाता, जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था। ये सब एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। तो देखिए, जो इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य है वो भी यही बात लिख रहे हैं कि भारत का ही धन, उन्होंने लोक उपकारी कार्य किए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। तो जब रेलवे का डेवलपमेंट किया तो देखिए, तब तक जमशेदजी टाटा जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो भी बिजनेस में आ गए थे और कई भारतीयों ने इसके लिए प्रयास किया था कि जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य है वो भारतीयों को दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें है ना, लोहा देखिए भारत में निकल रहा है, जो चीज़ें भारत में ही बन सकती थी उन्हें इंग्लैंड से मंगाया जा रहा था। कंपनी किसकी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। आप बताइए, भारत का लोहा है, उसी से सारी चीज़ें बनाई जा रही है, किंतु उसका पैसा भी किसको चुकाना पड़ रहा है? भारत को। जो कंपनी आई है विदेश से, उसको भी ऋण लिया है भारत ने, किसके लिए? रेलवे लाइन बिछाने के लिए। उस ऋण पे भी उन्हें ब्याज देना पड़ रहा है। तो वो सारा पैसा किसका था? भारत का ही था। किसी न किसी रूप में कहाँ पर जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। और वापस वही धन, देखिए भारत को कितना नुकसान हो रहा था। मूल धन चला गया, वही धन आपका ही 5 रुपया है, वो 5 रुपया किसी ने ले लिया, वापस वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपका वो पैसा लिया है, वो आपको कर्ज के रूप में 5 रुपया दे रहा है और उस 5 रुपये पे भी फिर आपसे 3 रुपये ले रहा है। तो कुल मिलाकर 18 रुपये का, उस 5 रुपये से आपको के बदले में आपको 18 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। और उस ब्याज पे भी 3 रुपये के ब्याज पर भी फिर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप 1-2 रुपया और सोचिए, तो करीब 5 रुपये के बदले आपको 20 रुपये चुकाना पड़ रहा है। सारा पैसा आपका है, किंतु क्योंकि वो इंग्लैंड से वापस आ रहा है और आपको कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि भारत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे वो लगातार धन की निष्कासी हमारे यहाँ से हो रही थी। धन निष्कासन किस तेजी से हो रहा था मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1792 में हमारा ऋण व सूद की राशि 70 लाख रुपए थी। आप इमेजिन करिए 1792 में हम ऋणग्रस्त हो गए और हमारी ऋण की राशि 70 लाख हो गई, जबकि 17वीं शताब्दी में 16 और 17वीं सेंचुरी में हम लोग पूरे विश्व के व्यापारिक देश था, जहां से हर देश को किसी न किसी रूप में हम व्यापार करते थे और हमारे यहाँ विदेशों से सोना आता था। 1799 में ये जो ऋण और सूद की राशि थी वो 100 लाख हो गई। 1850 में 550 लाख रुपए हो गई और 1857 में ये जो राशि थी ये 690 लाख रुपए हो गई। तो आप ये देखिए कि हम लगातार क्या हो रहे हैं, ऋण और सूद के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट किसको चुका रहे हैं? इंग्लैंड को। अगर यही राशि, देखिए पैसा भी हमारा है,
वही पैसा इंग्लैंड से लौट के आ रहा है और उस पर हमको ऋण दे रहा है। अगर यही पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आता तो निश्चित रूप से भारत बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका होता। अब देखिए इस निकासी का क्या सिद्धांत था।